धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान और मेरे साथ हैं धाकड़ खबर न्यूज चैनल के पॉलिटिकल एडिटर जनाब अनीस अहमद खान साहब। ताज़ा एपिसोड लेकर हाजिर हैं सियासत की बात अनीस अहमद खान के साथ। इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे कि अमित शाह ने कल दिल्ली के रामलीला मैदान में, जिसे कहा जा रहा है मिनी पीएमओ बना दिया है, वहां से जो भाषण दिया है और कहा है कि तीसरी पानीपत की लड़ाई होने जा रही है, उसके क्या माने निकाले जा सकते हैं और क्यों वो बयान दिया गया है और उस बयान को देने की ज़रूरत क्या थी, और 2019 का जो चुनाव है वो किस परिप्रेक्ष्य में होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति है। साथ में बात करेंगे कि यूपी और बंगाल के अंदर मुसलमानों की क्या स्थिति है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और तीसरा सवाल ये तलाशने की कोशिश करेंगे कि क्या अब 2019 का सेमीफाइनल हार चुकी भाजपा, हालांकि भोंपू मीडिया नहीं कह रहा है कि सेमीफाइनल हार चुकी है, जबकि जब चुनाव नहीं हुए थे तो कहता था कि सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल है, लेकिन जब विपक्ष जीत गया तो अब भोंपू मीडिया ने बोलना बंद कर दिया कि सेमीफाइनल था। तो सेमीफाइनल हार चुकी भाजपा क्या 2019 में कुछ कर पाएगी, क्या उसके बस में है, उन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। सर, पहले मेरा सवाल है, कल आपने देखा होगा रामलीला मैदान जिसको कहा जा रहा है मिनी पीएमओ बना दिया, अब तमाम अखबार तमाम मीडिया टीवी चैनल देखिए, एक पार्टी का राष्ट्रीय परिषद का कोई प्रोग्राम हो रहा है और लाइव चल रहा है 24 घंटे। कमाल की भोंपूगिरी है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट से इतना बड़ा फैसला आ जाता है कि राकेश अस्थाना को जेल जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट से, सॉरी, लेकिन वो कहीं खबर नहीं है, कोई नहीं दिखा रहा है, क्योंकि वो वाली खबर को दबाने के लिए ये दिखाइए कि मिनी पीएमओ से क्या चल रहा है। अमित शाह उसमें एक बयान देते हैं कि पानीपत की तीसरी लड़ाई होने जा रही है 2019 का चुनाव। कैसे देखते हैं आप इसको, इसका मतलब क्या है? अभी तक इन लोगों की जो पॉलिसी है अगर आप देखें तो ये हर फ्रंट पे फ्लॉप हो चुके हैं। जो सेमीफाइनल है उसमें हार चुके हैं ये। इसके अलावा कोई भी इनका वादा 4.5 साल हो गए, मोदी जी ने जो आगे धड़ाधड़ वादे किए थे कोई पूरा नहीं हो रहा। हर चीज़ में ये अनसक्सेसफुल हो गए हैं। ठीक है। तमाम अभी ये वादे दूसरे करने लगे। इनके जितने भी वादे थे 15 लाख से लेके 2 करोड़ नौकरियां और सबका साथ सबका विकास, तो हम तो ये कहते हैं कि 4.5 साल में विकास तो पैदा हुआ नहीं, 10% रिजर्वेशन को गोद ले लिया इन्होंने विकास के नाम पे। इस तरीके से ये गिमिक चल रही है। अब उसमें क्या करें, तो इनको अंत में एक चीज नजर आ रही है कि किसी तरीके से जो एक, यहाँ चूंकि हम मुस्लिम इशूज की बात करते हैं तो और भी इशूज हैं, लेकिन हम कंसंट्रेट करते हैं मुस्लिम इशूज में। मुसलमान वोट को कैसे डिवाइड की जाए, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं आपको कि 100 और 101 सीट के ऊपर मुसलमान जीत निर्णायक भूमिका में है। अगर वो डिस्टर्ब हो जाता है तो उससे काफी फर्क पड़ता है जो पड़ रहा है। कोई भी सरकार हो आजादी से लेके अब तक, चूंकि वो कंसोलिडेट नहीं हुई और उनको तोड़ा गया है दलितों से, इससे उससे सबसे, तो काफी फायदा हुआ है। हम इसमें इस जो अपना ये इशू है मुस्लिम इशू पे, इसमें जो इस सेगमेंट में हम जो बताते हैं तो हम ये बताएंगे कि 2 स्टेट हैं, बंगाल स्टेट पे जाएंगे सर, लेकिन वो अहमद शाह अब्दाली का जिक्र अमित शाह की जबानी करना और ये कहना कि अहमद शाह अब्दाली को जैसे हराया गया पानीपत की लड़ाई में, एक बात उसी तरीके से तीसरी वो कह रहे हैं हिंदू मुसलमान का चुनाव होने जा रहा है। ये चीज एक मैं कहूंगा, हिंदू मुसलमान का चुनाव बना रहे हैं वो, सीधा बिल्कुल बना, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे अहमद शाह अब्दाली को वहां हराया था पानीपत की जंग में, उसको मुस्लिम शासक बता के हराया गया, उसी तरीके से 2019 में मुसलमानों को फिर से मारना है, फिर से हराना है। ये इशू अभी तक नहीं सीधा बताना चाह रहे हैं, सीधा ये मैं समझना चाहता हूं पहले सर। ये सीधा हो गया। और ये फ्रेज जो आया है ये शिवसेना से आया। शिवसेना ने किसके लिए कहा था? अमित शाह के लिए। मतलब ये जो डायलॉग पकड़ा हम, ये उद्धव ठाकरे ने कहा था कि हम अमित शाह को ठीक उसी तरीके से हराएंगे, मराठों ने जैसे अहमद शाह अब्दाली को हराया। अब इन्होंने वो फ्रेज उठा के कल मुसलमानों पे डाल दिया, मुसलमानों के ऊपर, मुसलमानों पूरी कम्युनिटी पे डाल दिया कि अब ये जो लड़ाई जैसे करते हैं पाकिस्तान, अभी तक पाकिस्तान नहीं आया था, अब इन्होंने पाकिस्तान आगे सीधा अहमद शाह अब्दाली आ गए। कभी मुगल आते हैं, कभी लोधीज आते हैं, कभी कोई गोरक्षा आती है, कभी लफ्ज जिहाद आता है, कभी घर वापसी आती है। मुसलमानों के नाम पे नफरत आसानी से आप देखिए कौन सा ऐसा बताए, आप ये देखिए अहमद शाह अब्दाली
किसके लिए लड़ा जाता और किससे लड़ा जाता, सब हिंदुस्तान के थे, सब लड़ाई हो रही थी। मुगलों की तरफ से ये आपके जो आए थे मराठों ने लड़ा, और ये लड़ाई निर्णायक इसलिए हुई कि यहाँ पे जो उसको निर्णायक लड़ाई मानते बहुत से लोग, बहुत से इतिहासकार इसको नहीं, मानते तो क्या उसको हम हिंदू मुस्लिम की लड़ाई मान सकते हैं? क्योंकि ये मराठे तो मुगलों की तरफ से लड़ रहे हैं। हर चीज कौन सी चीज ऐसी नहीं जिसको हिंदू मुस्लिम कर देते। अगर आप मुगलों का इतिहास देंगे, उन्होंने कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं किया। कुल मिला के मैं एक चीज समझूं, 2013 का जब चुनाव शुरू होने वाला था, 2014 का चुनाव, और 2013 में जब एंट्री हुई अमित शाह की उत्तर प्रदेश में और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर वो पहुंचे, कैराना के अंदर वो बवाल हो चुके थे, दंगे बवाल मुजफ्फरनगर में हो चुके थे, वहां जाके कहा कि बदला लेने का वक्त आ चुका है भाई। इन्होंने वहां वो टोन थी, और यहां कह रहे हैं कि तीसरी लड़ाई पानीपत की होने जा रही है 2019 में। सीधा ये वोटों का ध्रुवीकरण बंगाल में जब बिहार में चुनाव हो रहे थे, तो इन्होंने अमित शाह ने ये कहा था कि इसके पटाखे फूट जाएंगे, बांग्लादेश में छूटेंगे, पाकिस्तान में पटाखे छूट जाएंगे, बांग्लादेश का नाम लिया था, बांग्लादेश में पटाखे छूटेंगे। जबकि सही बात यह है कि इनका खुद भाजपा कह रही, जो कि जनसत्ता ने अपने अखबार में दिया हुआ है, 11 जनवरी की रिपोर्ट है, 11 जनवरी की रिपोर्ट है उसकी, जनसत्ता की, पेज नंबर 2 पे जी। उसने तो कहा है, भाजपा का को कट करते हुए, वहां की भाजपा ने कहा है कि 10 साल से कोई घुसपैठ हुई नहीं। ये बहुत बड़ी चीज है और इसमें आपको ध्यान देना चाहिए कि जनसत्ता अखबार में रिपोर्ट है, स्थानीय आसाम के लोगों के हवाले से रिपोर्ट है कि 10 साल में कोई घुसपैठ नहीं, और ये यहाँ हिंदी भाषी क्षेत्र में घुसपैठिया करके नफरत का माहौल बना रहे। लेकिन हम यहाँ बात करते हैं 2 स्टेट की, 2 स्टेट, एक बंगाल। तो यहां से ये चीज क्लियर होने के बाद अब हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अमित शाह का जो पूरा मामला है, ये चुनाव को पूरा हिंदू मुस्लिम में ले जाना है, और मुसलमानों के नाम पे शायद जल्दी से नफरत फैला सकते हैं ये लोग, क्योंकि मुसलमान उतना टेक्नो से भी नहीं है, अपनी चीजों को क्लियर नहीं कर पाता, उस समाज के बारे में ज्यादा ये लोग नफरत फैलाते हैं। अब चलते हैं भाई, यूपी की 13 संसदीय सीट है, बंगाल और यूपी की, ये यूपी की बात कर रहे हैं, ठीक है। 13 संसदीय सीट जो है, 13 लोकसभा सीट है, जो कि मुसलमान जिसपे इफेक्ट, मुस्लिम बाहुल्य है, हाँ, मुस्लिम बाहुल्य है, मुस्लिम अक्सरियत वाली अक्सरियत, और वो इफेक्ट करती हैं आपकी आबादी। मुसलमानों का 18.5% है यूपी में, लेकिन जो 13 संसदीय सीट है, उनमें जैसे बिजनौर है 38.33%, अमरोहा 37.50%, मुरादाबाद 44.78%, रामपुर 49. ये मुसलमानों की 14%, मेरठ 30.86%, मुजफ्फरनगर 36.94%, कैराना 38.53%, सहारनपुर 29.11%, 39.11%, संभल 45.54%, नगीना 41.71%, बहराइच 39.83%, बरेली 33.89%, और श्रावस्ती 31.34%। ये तादाद है। यानी कुल मिला के आपने जो बताया 30 से 50% के बीच में मुसलमानों का यहाँ है। अब ये बहुत बड़ी चीज है, और 13 सीटें बहुत बड़ी होती, संसदीय सीट होती है, इनको कैसे तोड़ा जाए। तो अब आप जाइए कि यूपी को प्रयोगशाला बना रहे हैं, दंगों की बना रहे हैं। आप देखिए इसकी शुरुआत कब से हुई, जब से गोवर्धन झटपटिया को यहाँ लाया जाए। गोवर्धन झटपटिया वो चीज है जिन्होंने 2002 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद वो गृह राज्य मंत्री थे वहाँ पे गुजरात में, और पूरे दंगे उनके उस पे हुए। बाकायदा उन्होंने ये कहा कि अगर हिंदू मुसलमानों को इन्होंने जलाया है, तो इतने ही मुसलमान मारे जाएंगे हिंदुओं को जो जलाया है। ये बाकायदा कन्वर्सेशन इन्होंने इसीलिए बैठा रहा। उसके बाद उनके आने के बाद से दंगे हो रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? आप ये देखिए, जो यहाँ पे बुलंदशहर दंगा हुआ, उनके आने के बाद उसका लाइन ऑफ एक्शन वही है जो गुजरात का था, लेकिन वो उल्टा हो गया, इंस्पेक्टर मर गया, इसलिए वो मामला गड़बड़ हो गया शायद। मान ला ये ऊपर वाले की मेहरबानी और यहाँ की जनता जो समझदार हो गई है। क्योंकि एक बात आपने ही अपने उसमें कही थी कि कहना कि वो जाट जिन्होंने दंगों में जो बड़े आगे रहे, उन्होंने ही मिलके मुस्लिम कैंडिडेट को वहां जिताया। तो हिंदुस्तान की यहाँ गंगा जमनी तहजीब के बारे में बात आती है। अब यहाँ ये देखिए, इतने के बाद भी बुलंदशहर का दंगा हुआ नून, इसके बाद योगी जी क्या कह रहे हैं कि हमारे यहाँ
प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ, जी, जी, जी। जबकि 882 दंगे हुए हैं, 111 मौतें हुई हैं और 2384 लोग इन दंगों में घायल हुए हैं। अब इनके झूठ का क्या कहें, अब वो भगवा पहन के और जिस सीट पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं, संवैधानिक सीट हुई, ये एक मठ के महंत भी हैं, लेकिन अब क्या कह सकते हैं अगर इतना झूठ बोल रहे हैं कि कोई दंगा नहीं। कासगंज जला, शब्बीरपुर जला, मथुरा जला, दुनिया भर की जगह में बवाल हो रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कोई दंगा नहीं। ये पार्लियामेंट में सवाल का जवाब है जी, ये पार्लियामेंट, और ये कोई ऑन रिकॉर्ड है, ये पार्लियामेंट के अंदर से जवाब है। जब इन्होंने कहा तो वहां से जवाब आया है, उसके बाद ये जवाब देते कि हमारे यहाँ कोई दंगा नहीं हुआ। जबकि आप ये देखिए, आपका बुलंदशहर हो चुका है, बुलंदशहर में कुछ भी हो, मौतें हुई, इंस्पेक्टर की मौत हुई, कुछ भी हुआ, मौतें, वो दंगा था वो। जी जी, इन्होंने तो दंगा ही किया, वो जी जी, बिल्कुल। क्या होगा इसके बाद अगर देखें इनका एक लाइन ऑफ एक्शन, बार बार गाजियाबाद को चलाने की, कैराना को, और कभी कहीं ये सब चीजें हो रही है। गौ के मामले में यहाँ पे ज्यादा उधम एकदम से शुरू कर दिया। अब इनकी वो है पॉलिसी कि 26 जनवरी में तिरंगे यात्रा निकालेंगे, वो निकालेंगे। अच्छा, ये जो बांदा में हुआ सर, आगरा में हुआ, इसी में हम देख सकते हैं। कल परसों की बात है। आगरा के अंदर आप लोगों को अगर नहीं पता है बता देता हूं, नगर निगम के कर्मचारियों के साथ मारपीट की, बाद में खैर नगर निगम के कर्मचारियों ने भी बजरंग दल के नेताओं को पीटा भी और जेल में भिजवा दिया। अड़े रहे वो, उन्होंने जाम लगा दिया एमजी रोड पे, वहां पे उनको जेल भी भिजवा दिया और बांदा में 6 सरकारी गाड़ियां फूंक दी गई। तो ये धीरे धीरे ऐसी ये माहौल बनाया जा रहा है। ये इस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है कि जिसमें आग सी भड़के, और जब ये हो जाएगा, हम देखिए एक साइकोलॉजी है कि हम सब सरकारी आदमी को मार सकते हैं या सरकारी आदमी क्लैश, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम नहीं करा पा रहे हैं। ये आप देखिए मुहर्रम के बाद गोरखपुर वगैरह में जो मुहर्रम के झंडे होते हैं हरे वाले, वो निकाल के भगवा लगाएगा, उसके ऊपर दंगा हुआ है। ये कम अखबारों में, भोपू मीडिया जो आपका है वो तो देता ही नहीं है, उसे तो अपनी दलाली चाटुकारी करनी है और दंगाई पत्रकार है। बिल्कुल, मुहर्रम के दौरान अंदाज देखते हैं पत्रकारों का। महाराज जी, संत महाराज, आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, मंदिर पे फैसला नहीं आ रहा है, अबे भाई तू इन्हें उकसा रहा है क्या? तू दंगाई है क्या? तेरा काम क्या है? पत्रकार है, पत्रकार है, लेकिन उनको भड़का रहा है जैसे। अब आप ये देखिए कि यूपी का बात चल रही है कि यूपी को कैसे प्रयोगशाला बना रहा है। हमने डाटाज दिए हैं इसमें डिवीजन करने, क्योंकि मुसलमान कंसोलिडेट वोट कर रहा है। आपने 3 स्टेट देखिए, 4 स्टेट तेलंगाना तक मुसलमानों ने एक तरफा वोट किया है, उसको दिया जो एंटी बीजेपी। मैं नहीं कहता कांग्रेस को दिया है या किसको दिया है, नहीं, वो जो पूरा आपका जो मेवात का इलाका है, भरतपुर वगैरह में, जहां 4-5 विधायक जीत के आए हैं बीएसपी के, वो मुस्लिम वोटों से मुस्लिम जीतने वाले, वो जीतने वाले। छत्तीसगढ़ में भी ये हुआ, मायावती थी वहां पे, बहुजन समाज, तो बहुजन समाज पार्टी इतनी नहीं जीती, वो कई जगह से जीत के 5 सीटें 4 सीटें जो भी लेके आ पाई है, लेकिन वहां हारी है, हारी है। हम मुसलमान हैं, लेकिन अब आप देखिए कि 10 महीने में 1100 पुलिस एनकाउंटर हुई है जी यूपी के अंदर। वो आप और अब तो पिछले 10 महीने के बता रहे, मेरे पास तो पिछले 2 साल का डाटा है, 2500 से ज्यादा एनकाउंटर हो चुके हैं, 60 से ज्यादा। ये मैं असल बात दे रहा हूं जो सरकारी आंकड़े, सरकारी आप 10 महीनों का दे रहे हैं ना सर। 1530 जुडिशियल कस्टडी मौतें हुई हैं यहाँ पे, जिसमें ज्यादातर मुसलमान और दलित समाज के लोग हैं। बरेली में हुई है सबसे ज्यादा मौतें, आगरा में, बरेली में 25, आगरा में 21, इलाहाबाद में। ये जुडिशियल कस्टडी में मौत बता रहे हैं सर, आप देखिएगा, न्यायिक हिरासत में जो मौत है जी। मैं अपने प्रोग्राम में जो चीज हम लोग देते हैं वो डाटा के साथ, ऐसे नहीं देते हैं, हवा में नहीं दे रहे। तो आप देखिए प्रयागराज, जब इलाहाबाद था, प्रयागराज में 19, बनारस में 9 और गोरखपुर में 2 कस्टोडियन डेथ हुई। इसमें दलित हैं या मुसलमान या ओबीसी, सवर्ण नहीं है, सवर्ण समाज का नहीं है, सवर्ण समाज का नहीं है। और या देखिए गोरखपुर भी कोई ऐसी छोटी डिस्ट्रिक्ट नहीं है, सब नामचीन बड़ी डिस्ट्रिक्ट। तो ये आप इन सब का आंकड़ा दिखाते हुए ये बताना चाह रहे हैं कि प्रयोगशाला बनाने की तरफ यूपी को धकेल दिया गया है, और 2019 से पहले यहाँ कुछ यूपी डिसाइड करता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो बवाल हिंदू मुस्लिम के नाम पे हो, बाद में उसको रूप हिंदू मुस्लिम का दे दिया जाए। भाई ऐसा है, हम कहना चाह रहे हैं, देने की कोशिश की है। आप ये देखिए जो बुलंदशहर में वो हिंदू मुस्लिम था, हाँ, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं था, उसके 5 मुसलमान लाके बंद कर दिए, उसमें नाबालिग हिंदू मुस्लिम का रंग दिया गया उसको बाद में देते रहे, नहीं चढ़ा, पुलिस ने नहीं चढ़ने दिया। उसके बाद 50 के करीब बजरंग दल के लोगों के फोटो निकाल दिए उसने और गिरफ्तारियां शुरू कर दी, उनकी जायदादें भी जब्त हो रही हैं।
लेकिन योगी जी ने पूरी कोशिश की थी, यानी जो आपके योगी महाराज का तो वही हाल है। हाँ, बीजेपी ने पूरी कोशिश की, पूरी तो ये तो हुई यूपी की स्थिति। अगर हम बंगाल की स्थिति पे चर्चा करें, वेस्ट बंगाल की, तो वहां पे करीब 25-27% मुस्लिम वोट है। वहां पे सॉरी वोट नहीं है वहां पे, मतलब कि जनसंख्या के आधार पे 25.5%। और वहां पे 42 सीटें हैं। वहां पे कुल कितनी सीटों पे मुस्लिम डोमिनेट? 11 लोकसभा सीट। 11 लोकसभा की बता रहा हूँ। जी जी जी। वो विधानसभा पे उसमें नहीं जा रहे हैं, ठीक है, उस पर अलग बात करेंगे, जो कि 2000 अभी हमारे सामने लोकसभा है, 19 की बात कर रहे हैं ना। तो 11 लोकसभा सीटों पे मुसलमानों का कितना वोट परसेंटेज है? ये आप देखिए, रायगंज एक जगह है 43.36%, ठीक है। मालदा उत्तर जी 49.73%, जी। जंगीपुर 63.67%, बहुत हाई परसेंटेज जा रही है। मुर्शिदाबाद 58.31%, इतना यूपी में नहीं है, 58%। हाँ, बहरामपुर 63.67%, डायमंड हार्बर 33.24%, ठीक है। वीरभूमि जहां पे बम कांड और ये करके एनआईए पहुंच जाती है फौरन, अगर पटाखा भी छूट जाए ना, एनआईए पहुंच जाती है, एनआईए पहुंच जाती है। वीरभूमि 35.08%, जादवपुर 33.24%, यूनिवर्सिटी है जादवपुर यूनिवर्सिटी, जिसको कंट्रोवर्शियल विवादित बनाए हुए हैं लोग। जयनगर 33.24%, मथुरापुर 33.24%, टोटल मुस्लिम आबादी 25.5% है। इस तरीके से और आप बंगाल का 11 अहम लोकसभा सीटें हैं सर। यहाँ पे मुस्लिम जो है जिताऊ भूमिका में हराने की भूमिका में है, ठीक है। यहाँ भी आप ये कहें कि यहाँ भी वही फार्मूला चल रहा है। अब 11 और 13 मिला दीजिए 24 और नहीं जाइए, 24 सीटें बहुत होती है लोकसभा। 2 स्टेट से 24 सीटें। 24 में से अगर एंटी बीजेपी सीटें आ गई, तृणमूल की या यहाँ पे जो कांग्रेस की, कॉम्बिनेशन की, यूपी में जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसकी भी ये कॉम्बिनेशन भी आपने सुना होगा इनके, तो ये एंटी बीजेपी है, एंटी कांग्रेस, एंटी किसी का नहीं कहा उन्होंने, एंटी बीजेपी है। लेकिन उन्होंने तो आप ये बताइए कि बंगाल में क्या हो रहा है शुरू से। अमित शाह सिर्फ रथ यात्रा निकाले, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट, फिर वहां दंगे और बवाल सब चीजें, अगर टेंट भी गिर गया तो उसमें उन्होंने इल्जाम लगा दिया किसके ऊपर? ममता बनर्जी के। उसने टेंट जैसे उसने खिसकाया हो। लेकिन एक चीज अक्सर ये सवाल में आती है कि साहब वहां पे बीजेपी का बेस आ गया है, क्योंकि पंचायत चुनाव दूसरे नंबर की पार्टी। तो आप ये देखिए कि वहां दूसरे के नंबर की पार्टी दूसरी कौन है? सीपीएम नहीं, सीपीएम खत्म वहां पे। दूसरी कांग्रेस, कम्युनिस्ट खत्म हो रहे हैं तो फिरका प्रस्त बढ़ रहे हैं वहां पे। नहीं, अगर कम्युनिस्ट खत्म हो रहे हैं तो फिरका प्रस्त बढ़ रहे हैं। नहीं, फिरका प्रस्त कौन बढ़ रहे होते तो वहां आग लग जाती। तो दूसरे नंबर की पार्टी बनके कैसे हुई पंचायत चुनाव? भाई देखिए, एक बात है, लोकल चुनाव जो होता है ना, आप हम लोग अभी तक वो अंग्रेजों ने जो बात बनाई थी ना, इतने परसेंट इतने, उस पर उलझते हैं। आप ये नहीं देखते कि हिंदुस्तान की कोई तमीज और तहजीब भी है, बंगाल की कोई तहजीब भी है, वो हिंदुस्तान में ही आता है। गंगा जमुनी तहजीब है हमारे यहाँ, शादियां, बारात, ये सब में सब। आप ये बता रहे हैं कि बीजेपी हल्का में ले बीजेपी को, हैं? लेकिन बीजेपी को हल्के में कैसे ले? बीजेपी सेकंड नंबर की पार्टी बनकर पंचायत में। आप देखिए, ममता के 2 सांसद छोड़ के ममता को जा चुके हैं भाजपा में। भाई देखिए, सुमित्रा खान एक का नाम बताया जा रहा है, दूसरे का नाम एक बात बताएं, तो भाजपा तो वहां बढ़ गई है ना। एक भोंपू मीडिया, आपका अक्सर लोग कहते हैं अखबार में तो ये आया है और मीडिया तो ये दिखा रहा है, तो क्या मीडिया जो दिखा रहा है वो सच्चे है? ये बता दीजिए। तो हम जो दिखा रहे हैं वो भी तो हमें बताना पड़ेगा कि ना, कि जो हम बता रहे हैं मैं वही कह रहा हूँ। क्या हम आंकड़ों पे जाते हैं? आंकड़े कौन इकट्ठा करता है? मैंने कई बार सवाल किया और मैं आपसे आज भी सवाल करता हूं, आपके यहाँ इलाके में, आप जहां रहते हैं, आपके दोस्त रहते हैं, कहीं आंकड़े तलाश इकट्ठे करने वाला आया है? आज तक किसी ने मेरे से फोन करके नहीं पूछा भैया सर्वे हो रहा है, ये बता दो। और ये बताइए आंकड़े आते कहां से हैं? बैठ के गुना भाग कर लेते हैं, इतना यहाँ गया। अच्छा, वो उस वक्त भूल जाते हैं कि परिस्थितियां बदल रही हैं। अब वो जमाना नहीं रहा कि हमारे गांव में जो ये कहना चाह रहे हैं जो पंचायत चुनाव में हुआ वो वहां नहीं होगा, भाजपा वो दोहरा नहीं पाएगी वहां। जो ममता के 2 सांसद टूट के भाजपा में आ रहे हैं, तो ममता कैसे बचा पाएंगे वहां पे अपनी दीवार? ये आज तक बचा ही रही है, इतने इलेक्शन हुए बचा ही रही है, तो कैसे टूट के जा रहे हैं उनके सांसद? देखिए, सांसद की बात तो क्या है, सांसद की बात तो आप गुजरात देख लीजिए, गोवा देख लीजिए, जीती हुई पार्टी। आप और जगह नॉर्थ ईस्ट में देख लीजिए कि एक आदमी बीजेपी का है, बीजेपी ये कहती है
कि मैंने सरकार बनाई, भगवा कर दिया। वो ठीक है, वो अलग बात है। वही वाली बात। लेकिन आप मुझे बंगाल का समझाइए ना बंगाल का सर, अगर ममता बनर्जी के 2 सांसद भी टूट के जा रहे हैं और पश्चिम आप सांसदों पे क्यों लगे हुए हैं? अरे सांसद अगर जा रहे हैं तो नहीं, सांसदों की वैल्यू क्या है ये बताइए। अरे सर क्यों नहीं वैल्यू है? वहां वैल्यू सिर्फ ममता बनर्जी की है। अच्छा, जो जिताता है हराता है, ममता बनर्जी हराती है, जिताती। इसके पहले भी कितने लोग टूट के गए बीजेपी में, कितने लोग टूट के गए। बहुत शुक्रिया, अच्छे से आपने बताया। कैसे लगे आपको? ये हम एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं अपने धाकड़ चैनल की तरफ से कि इससे बचे। ये जो प्रयोगशाला बनाई जा रही जपड़िया की वजह से, अमित शाह की वजह से और पूरे बीजेपी की वजह से, खासतौर पर यूपी और वेस्ट बंगाल के लोग, क्योंकि वेस्ट बंगाल में वो फ्लॉप हो चुके हैं। वेस्ट बंगाल में दंगे कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन यूपी में क्योंकि सत्ता उनकी है, गिरफ्तारियां करके तमाम। और देखिए बुलंदशहर में खुलेआम किया है। तमाम जगह कर रहे हैं, हमने इतने सब बताए हैं डाटा जी हो रहे हैं। तो अब जो तिरंगा यात्रा और जो तमाम यात्रा है, क्योंकि अभी त्योहार आएंगे, इन त्योहारों को खास तौर पर बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। सड़कों पे नए नए इवेंट क्रिएट किए जाएंगे, नई नई विवादित चीजें लाई जाएंगी, तो आपको सोचने और समझने की जरूरत है। और हमारे जैसे प्लेटफॉर्म पर भी आने वाली जो खबरें हैं उन पर भी आपको देखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि उन लोगों का बहुत बड़ा नेटवर्क यहाँ है। वो झूठी खबरें बहुत किसी के बारे में भी फैला सकते हैं, आपको होशियार रहने की जरूरत है। इस खबर का मतलब यही था कि अमित शाह के बयान के क्या मतलब निकलते हैं और वेस्ट बंगाल और यूपी के अंदर मुसलमानों की क्या राजनीतिक हैसियत बन सकती है। धाकड़ न्यूज ने आप लोगों को सावधान किया है कि इन चीजों से बचें। इनसे बचिए, आपकी जिम्मेदारी है। और अपनी आंख और कान खोल के रखें और जो दिख रहा है उसी को सच ना माने, तथ्यों को खुद खंगालें, क्योंकि भोंपू मीडिया के पत्रकार दलाल ही नहीं अब दंगाई भी बन चुके हैं। कैसी लगी आपको एक कोशिश? कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दें इजाज़त।